सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ठीक, वेलकम वंस अगेन टू द फिजिक्स पाठशाला। मेरा नाम आपको पता ही चल गया होगा, अमरीश सिंह। और आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आगे का सेगमेंट। थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दें कि आप पढ़ चुके हैं। हमने पहले डायमेंशन फॉर्मूलेज पढ़े थे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई थी। डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से कैसे आप किसी इक्वेशन को मतलब कि डायमेंशन फॉर्म, जो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उसकी मदद से आप कैसे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। प्लस उसके बाद हमने एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ा था बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको आप एग्जैक्टली डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या? किसी चीज को एनालिसिस करना, किसी चीज का एनालाइजेशन करना, वही आपको करना है कि आखिर डायमेंशन फॉर्मूला आप पढ़ क्यों रहे हो, उसके फायदे क्या है, कहां कहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या वो चीज कैसे आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल हो सकती है। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले तो बेसिक 3 एप्लीकेशन है जो हमको डिस्कस करने हैं इसके। पहला एप्लीकेशन बेटा, डायरेक्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। ठीक, यानी कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है, उसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में हम डेप्थ में बात भी करेंगे। सेकंड है टू डेराइव एनी फॉर्मूला। अगर आपको मैं बता दूं कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, किसी क्वांटिटी की वैल्यू या किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, अगर ये रिलेशन आपको पता हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी और उसकी वैल्यू जिस पर डिपेंड कर रही है उनके बीच में फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक, टू डिराइव द फॉर्मूला। एंड थर्ड है, और ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का कन्वर्ट करना। कन्वर्जन जैसे एमकेएस में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है तो सीजीएस में कितनी होगी, कुछ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एमकेएस से सीजीएस में आप निकालते हैं। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। किसी फॉर्मूले को करेक्टनेस चेक करना, फॉर्मूला सही है या नहीं है, फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको मदद करता है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करने का आपको डायमेंशन फॉर्मूला एक मदद करता है। अब मजे की बात यह है कि जैसे अभी तो आपने शुरुआत की बेटा क्लास 11 की पूरी क्लास 11 में भी पहला चैप्टर भी फिजिक्स का नहीं शुरू हुआ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी नहीं शुरू हुआ। अभी तो सिर्फ आपको डायमेंशन फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। बट डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से इस पूरे कोर्स के जो लास्ट चैप्टर है, यानी कि एसएचएम जैसे कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी, अगर एसएचएम का मैं दे दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दूं, तब भी आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आराम से बना सकते हैं। मींस आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है पॉइजलीज इक्वेशन क्या होती है, आपको नहीं पता है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है फ्लूइड्स में इलास्टिसिटी क्या होती है। बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि हाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, या रिलेटिव वेलोसिटी या आपकी टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, सरफेस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, रेडियस, मतलब ये सारी चीजें अगर बता दूं तो आप आराम से टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब कुछ जानने की जरूरत नहीं, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ आपको नहीं जानना है, फिर भी आप उसका फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं। यह है खासियत इसकी। ठीक, तो चलो पहला शुरू करते हैं। आई होप कि इस मॉड्यूल में इसके सारे क्वेश्चंस आपको मैं करा सकूं। अगर मॉड्यूल लंबा होगा फिर मैं इसके लिए एक मॉड्यूल ये रहेगा और इन दोनों का एक कॉमन मॉड्यूल बना दूं, क्योंकि इस पे बहुत सारा सवाल ही बनते बेटा। ठीक, इन दोनों पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, होम एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं दोनों का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं आप। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल। चलो, अब किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां आपकी मदद करेगी। जैसे मान लो आपको मैंने एक इक्वेशन लिखा है x इज इक्वल्स टू वाई, ये मैंने कोई इक्वेशन दिया है, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो y पर कैसे डिपेंड कर रही है, कुछ ऐसा x इज इक्वल्स टू वाई, यानी दोनों बिल्कुल इक्वल है। ठीक,
अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं बेटा कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये सही है या नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे कहती है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड होंगी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में इक्वेट हो सकती हैं। और सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको क्या बताया था, जिसके डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो। यानी कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट है तो ये बहुत जरूरी है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है x का और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है y का वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही आपसे बताती है कि दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट ओनली एंड ओनली इफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज सेम। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे भी मैं लिख दूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस टी, ऐसा मैंने लिखा है, और आपको चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, तो ये इक्वेशन करेक्ट तो तभी होगी ना जब इस x का डायमेंशनल फॉर्मूला, इस y का डायमेंशनल फॉर्मूला, इस z का डायमेंशनल फॉर्मूला और t का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑल दीज डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी सेम, बिकॉज इफ this x is equated from y plus z plus t, that means the dimensional formula of LHS should be equal to dimensional formula of RHS. Now y is added with the z is added with the t, then that could be possible only if the dimensional formula of y, z and t should be equal. ये तो मतलब हो भाई y में तुमने z ऐड किया है, कैसे पॉसिबल है जब दोनों की फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, क्योंकि आपसे मैंने कहा था an apple will be added with another apple, सिंपल सा है। Now z is added with t. Now how is it possible? Is it possible only when z and t have the same dimensional formula? Means अगर एक ऐसा इक्वेशन है, सिंपल एक ही टर्म है LHS RHS में, तो आप सिंपली उठाएंगे बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, मैं जो लिख रहा हूं इसको याद रखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कहने का मतलब राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स आएंगे x, y, z, t, जो भी टर्म्स आएंगे, हर एक टर्म का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और वो डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, जितने भी टर्म्स आपने निकाल रखे। अभी क्वेश्चन में करा देता हूं, तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मदद से ये आपका निकला कि अगर किसी इक्वेशन को करेक्ट होना है तो एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूले के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के हर एक टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो इसका कुछ और हो जाएगा। y अगर z के साथ ऐड हो रहा है तो ये पॉसिबल तभी ना जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। और हमको ये चेक करना है कि जो आपका इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि जो भी इक्वेशन दी जा रही है वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हम इसको इस कसौटी पे तौलेंगे, हम चेक करेंगे, हमारा ये पैरामीटर है कि जो हमको इक्वेशन दी गई है दैट विल बी करेक्ट ओनली इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल। अगर इक्वल होगा तो हमारा इक्वेशन सही होगा, नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम है इसमें कुछ बच्चों ने पूछा जैसे सर स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, क्या उनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि उनको ऐड करने के बाद जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो फिजिकली भी एग्जिस्ट करेगी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी आप किसी फॉर्मूले को, पहले इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि दिमाग में वो बैठे कॉन्सेप्ट गलत, इससे पहले वो निकाल दो। किसी भी इक्वेशन को अगर आप डायमेंशनली करेक्ट कह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं बेटा कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा इस चीज को, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इफ देयर इज एन इक्वेशन व्हिच इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट इक्वेशन शुड फिजिकली बी करेक्ट। फिजिकली वो गलत हो सकता है, ठीक है। डायमेंशनली आपको एनालिसिस करनी ना, चैप्टर क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से आपको चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है नहीं है। तो डायमेंशनली सिर्फ हम चेक करेंगे फॉर्मूला बेटा सही है या नहीं है, फिजिकली वो फॉर्मूला गलत हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर और स्ट्रेस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, बट इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो जरूरी नहीं कि फिजिकली भी करेक्ट होगा। डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, प्रेशर और स्ट्रेस को ऐड करोगे तो फिर से डायमेंशनली एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर जैसा होगा या स्ट्रेस जैसा होगा, दोनों का सेम होगा, बट फिजिकली वो बॉडी एग्जिस्ट करेगी या वो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, वी आर नॉट श्योर। ठीक, चलो आज पे क्वेश्चन लगाए, फिर सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करें क्योंकि ये तो कहानी है, जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है दुनिया में। चलो सवाल लगाते हैं। चलो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं बेटा
पहले उन फॉर्मूले लेते हैं जिनको आपको पता है कि वो सही होंगे नहीं होंगे, चेक करना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूले जैसे देंगे जो आप नहीं सुने होंगे और आपको चेक करना पड़ेगा वो फॉर्मूला सही है नहीं। जैसे मैंने देखो न्यूटन के सेकंड लॉ को, चलो और देखें, चेक करें सही है कि नहीं भाई। जैसे F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a, ये आपको इक्वेशन दी गई है। नाउ यू हैव टू चेक दैट वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो मैंने आपसे क्या कहा, एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला, आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। इंप्लाई दैट सबसे पहले आप ऐसे कॉपी में भी लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस, यानी क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F मींस फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, MLT-2। तो ये हो गया भैया आपका एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप आरएचएस लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। आरएचएस मतलब दो चीजें हैं, ठीक है, ये m इंटू ए है, ठीक। तो देखो ये ऐसा तो है नहीं कि x प्लस वाई प्लस जेड जैसा है, तो सिंपल एक चीज लिखिए, पूरा पूरा एक टर्म मानेंगे आप। ये जो आरएचएस है ये पूरा पूरा आरएचएस का एक टर्म है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डायमेंशन का डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कोई रूल नहीं आता होमोजेनिटी का ना। तो ये क्या है, देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको एक टर्म मानते हुए आप सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, और एक बार मैं थोड़ा सा बढ़ा कर रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट करना शुरू करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद हो जाए। ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है एक्सीलरेशन यानी LT-2, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है ना, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इक्वेट हो सकती है, वही करने चल रहे हैं। चलो, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बेटा इसका, m L एंड T-2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा एलएचएस और आरएचएस में देखो, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो MLT उसके डायमेंशन सेम है कि नहीं, m की पावर 1, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। इधर मींस का मतलब क्या हुआ कि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूले बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस is equals to dimensional formula of RHS, hence the equation is, और ये लाइन जो लिख रहा हूं वो बहुत जरूरी बेटा, इसको समझ लेना, hence the equation is, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट मतलब कि इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, किस कसौटी पे आपने तोला उसको, डायमेंशन। फिजिकली हो सकता है गलत हो, आई एम नॉट श्योर, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, हालांकि आपको पता है F सही है, बट ये जो चेक किया आपने, उसको चेक करने का आपका क्राइटेरिया क्या था कि डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों फिजिकल क्वांटिटी का, एलएचएस और आरएचएस का बिल्कुल सही था, इसलिए हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है या नहीं हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब जो मैं आपसे कह रहा था, मान लो इसी को मैं लिख दूं F is equals to 2m into a, ठीक है, F is equals to 2m। अब आप चेक करिए कि फॉर्मूला सही है गलत है। अब आपको ये पता है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, फिजिकल फॉर्मूला m में है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2 इज इक्वल्स टू 2 है। क्या 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, नहीं, 2 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं होता, छोड़ दो उसको। और m का लिखोगे बेटा m, एक्सीलरेशन का लिखोगे LT-2। अब जरा चेक कर लो, कोफिशिएंट को कंपेयर करो m के, m टू द पावर 1, n टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, t टू द पावर -2, यानी कि अभी भी इक्वेशन का एलएचएस और इक्वेशन का आरएचएस डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूले क्या आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कि हमको सिखाती है कि एलएचएस और आरएचएस का अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। बट क्या है, इक्वेशन करेक्ट है क्या, f इज इक्वल्स टू a में करेक्ट है क्या, f इज इक्वल्स टू n में करेक्ट है क्या, f इज इक्वल्स टू 6a में करेक्ट है क्या, करेक्ट है नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो, क्योंकि जब फिजिकल फॉर्मूले में जो कांस्टेंट्स आते हैं, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड को तो डायमेंशन से कोई मतलब ही नहीं होता, मैग्नीट्यूड को तो हम छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड को हम देखते नहीं डायमेंशन एनालिसिस में, तो प्रॉब्लम यहां पे आगे जाती है। ये प्रॉब्लम है, और इसको आप चाहे कह लो प्रॉब्लम है, कह लो लिमिटेशन है, दिक्कत है उसके साथ डायमेंशन एनालिसिस का, कि आपका कोई फॉर्मूला अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ही होगा। अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो यह जरूरी नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड पार्ट आप डायमेंशन एनालिसिस में क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, और उसको आप देखो 2 का डायमेंशन फॉर्मूला तुमने जिक्र नहीं किया, पता नहीं क्या है 2, कौन सा डायमेंशनलेस कौन सा, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये इक्वेशन कैसे करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, मैं ठप्पा लगा सकता हूं, मैं सीधे ठोक के कह सकता हूं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं। अब फिजिकली चाहे करेक्ट हो चाहे ना, उनका मतलब नहीं उसमें। ठीक है, तो इस वर्ड को बेटा लिखिएगा जरूर कि आपने इक्वेशन चेक किया है, करेक्ट है रही, लेकिन कैसे, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, चलो दूसरा देखो, कुछ बेसिक से क्वेश्चन पहले उठाते हैं, इसको जरा चेक करो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करो, सही है कि गलत है भाई। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, चेक करिए। आइए, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एलएचएस। एलएचएस में क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा एल टी माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। आरएचएस में देखो अब दो टर्म आ गए ना, अभी देखो एडिशन हो रहा है, u प्लस एटी, मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म है और u पूरा का पूरा एक टर्म है। चूंकि u और एटी दोनों आपस में ऐड किए जा रहे हैं तो इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और चेक करें ऐसा है कि नहीं। आरएचएस अगर लोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u आपको पता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी होती है, और मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी चाहे जैसी हो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे टर्मिनल वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी विल रिमेन्स अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1। और देखो इसमें क्या है भाई, आरएचएस में at भी है, a इंटू टी भी है, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 2, t का डायमेंशन फॉर्मूला t, बेसिस सेम होने पे पावर साइड होती है माइनस 2 प्लस 1, क्या बचेगा माइनस 1, यानी क्या आ गया lt माइनस 1। ये दोनों हो गए आपके आरएचएस। अब जरा चेक करो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। पावर्स एलएचएस में क्या है भाई एल टी माइनस 1, आरएचएस में है आपका ये क्या एल टी माइनस 1, और प्लस एटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया एल टी माइनस 1। अब जोड़ मत देना भैया कि एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 टू एल टी माइनस 1, नहीं जोड़ना नहीं इसमें आपको। ठीक है, सेंस क्या है कि ये पूरी पूरी फिजिकल क्वांटिटी और ये पूरी पूरी फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे यही कहती है। चेक करो l की पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l का डायमेंशन बिल्कुल सेम है, t टू द पावर माइनस 1, t टू द पावर माइनस 1, t टू द पावर माइनस 1, t का भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि LHS, फिर आप वही लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। ये हमको दिख गया, पावर्स LT की दोनों बिल्कुल सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, hence implies that hence the above equation is, फिर से वही लाइन, डायमेंशनली करेक्ट। हमें नहीं पता है फिजिकली सही है कि नहीं है, बट ये फॉर्मूला डायमेंशनली आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बात समझ में आ गया। फिर ये बात नहीं कर दूं, इसको मैं कह दूं 280 v इज इक्वल u प्लस 280, तो 2 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला आएगा नहीं, फिर रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन क्या फिजिकली फॉर्मूला सही होगा v इज इक्वल u प्लस 280, गलत है। फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल u प्लस 80। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, m मास है, v वेलोसिटी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है। ट्राई करो अपने आप से और मुझे ट्राई करके बताइए, चेक करिए डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हो गया, चले चलो। एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, हाफ 1/2 नंबर है, प्योर कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं होता है, यानी हाफ को छोड़ दिया। m का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा m, v का स्क्वायर, v का मतलब क्या, वेलोसिटी बताया आपको, lt माइनस 1 होता है वेलोसिटी और उसका स्क्वायर। ठीक, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाएगा m, और देखो lt माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी l स्क्वायर, और t टू द पावर माइनस 2, ये हो गया आपका LHS हो गया बेटा। ठीक, RHS को उठाओ, ऐसे लिख दिया करो LHS। अब चलिए उठाइए RHS का डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करें। आइए, RHS में क्या है ये m दैट इज मास, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपसे कहा था एक्सीलरेशन चाहे जैसा हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या लीनियर एक्सीलरेशन हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, lt माइनस 2, और h का मतलब एक तरीके की लेंथ है, हाइट, l आ गया। सॉल्व करो तो RHS डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, m l इंटू l, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम होने पे पावर ऐड होती है, यानी l टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2। ठीक, अब जरा LHS और RHS के डायमेंशन फॉर्मूले में कंपेयर करो, कोफिशिएंट्स पावर्स कंपेयर करो, m टू द पावर 1, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, l टू द पावर 2, t टू द पावर माइनस 2, t टू द पावर माइनस 2।
यानी कि LHS और RHS में दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले बिल्कुल क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS is equals to dimensional formula of LHS, therefore above equation is dimensionally correct। डायमेंशनली अगर देखा जाए तो बिल्कुल इक्वेशन वो करेक्ट है। ठीक, एक पार्ट इसको ट्राई करो। फोर्थ वन, t is equals to pi under del by g, t is the time period, l is the length of the string, g is the acceleration due to gravity। चलो देखो, पहले RHS ले या LHS ले लो। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। LHS में ये टाइम पीरियड तो क्या होगा, केवल t होगा और तो कुछ होगा नहीं। इधर आ जाओ, 2 पाई। RHS देखो सॉल्व करो। RHS को जब सॉल्व करोगे तो 2 पाई द प्योर कांस्टेंट। मैंने कहा था पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3, 4 इन सब का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक, तो छोड़ दो इसको। RHS बचा क्या बेटा, रूट ऑफ LG बच रहा है ना, यानी इसको क्या लिख सकते हो, L का मतलब एक तरीके की लेंथ ही तो है, अपॉन G का मतलब क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-2 और इस पूरे की पावर कितनी, 1/2। L G का हो गया LT-2 और ये रूट लगा हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हो। इंप्लाइज दैट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS को जरा सॉल्व कर लो, फिर चेक करें भाई सही कि नहीं। L से कट गया, t की पावर -2 पर जाके क्या हो जाएगा, +2 और इसकी पावर 1/2। अब आपको मैंने बताया था बेटा, पावर की पावर अगर रेस चढ़ाते हो, t टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/2, पावर टू दी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 1/2 मतलब 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल t बचेगा। तो अब चेक करो, LHS का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा t टू दी पावर 1, RHS का डायमेंशन फॉर्मूला t टू दी पावर 1, यानी कि आप कह सकते हो ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। ऐसे लिखना, सिंस यहां पे गड़बड़ हो गई थी भाई, सिंबल्स का ध्यान बड़ा इस्तेमाल करिएगा। सिंस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS इंप्लाइज दैट अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, चलो इसको ट्राई करो। अब ये तो अपने आप से ट्राई कर सकते हो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, s इज इक्वल टू d माइनस हाफ a d स्क्वायर। कुछ जो करें ऐसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और चेक करें LHS उठाओ भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS में ये s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, लेंथ। तो ये हो गया बेटा L, इक्वेशन नंबर 1। अब RHS उठाओ, RHS देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और वही होना चाहिए जो किसका होना चाहिए, LHS का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तभी आप इन दोनों को ऐड सबट्रैक्ट करके इससे इक्वेट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। चलो चेक करें भाई, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS उठाओ। तो RHS में 2 टर्म है, पहले निकालो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका बेटा, UT का। डायरेक्ट करें, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, L T-1, T इज अ टाइम, T तो T-1 इंटू टी, बेसिस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाती है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल L बचेगा। ठीक, तो UT का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, L। ऐसे ही हाफ a t स्क्वायर का चेक करो, हाफ a इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होने वाला, हटा दो इसको। a इंटू टी स्क्वायर का कर लेते हैं। a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L T-2, एक्सीलरेशन हो गया, t का स्क्वायर यानी क्या, t टू दी पावर 2। अब देखो मल्टीप्लीकेशन फिर जाओगे, बेसिस सेम है ना, t टू दी पावर 2, बेसिस सेम होने पे पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। ऐड करो, -2 + 2 रिजल्ट इज व्हाट, 0। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला a इंटू टी स्क्वायर का आया, ये भी क्या है बेटा, केवल L बचा। अब जरा इस इक्वेशन 2 को देखो, इस इक्वेशन 3 को देखो और 1 को देखो, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी LHS का डायमेंशन फॉर्मूला L टू द पावर 1। क्या RHS के हर एक पैरामीटर का डायमेंशन फॉर्मूला है, हर एक पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला L है, बिल्कुल है। UT का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L। हाफ a t स्क्वायर का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L। इसका मतलब ये भी L, ये भी L, ये भी L, सब L है, तो हो गए। इंप्लाइज दैट, अब देखो इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे ऐसे, सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS is equals to dimensional formula of what, RHS, hence the above equation is correct। क्यों, implies that above equation is
करेक्ट तो है नहीं, तुमको पता है एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यहाँ क्या लिखा है, एस इज इक्वल यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। मींस फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं है, लेकिन क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट है? नहीं, डायमेंशनली बिल्कुल सही है, तो हम लिखेंगे इस चीज को, हेंस अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। फिजिकली सही है गलत वो हमसे मतलब नहीं, डायमेंशनली इक्वेशन बिल्कुल सही है। डायमेंशन इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी, तो जिनका डायमेंशन सेम होता है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फिजिकली गलत हो सकता है कि गलत है, बट फिर भी डायमेंशनली क्या है, ये सही है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। चलो क्वेश्चन को ट्राई करो। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a sin इनवर्स a by x। x और एक जहां पे क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर ये कहां मैथ्स गुजर दिया आपने इसके अंदर, मैथ्स कहां से आ गई? सुनो इस चीज को, समझो इस चीज को, बायो वाले बहुत गुस्साने वाले भी। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अगर फिजिक्स में कोई बात आप कहना चाह रहे हैं तो लिख के बताएंगे ना, बोलेंगे उसको, कुछ बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो मैथमेटिक्स तो भाई फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो फिजिक्स को मैथ से अलग नहीं कर सकते आप। बायो वाले कह रहे होंगे सर हमारा क्या, कुछ नहीं यार, साथ में रहो, तुम्हारा भी भला होगा सबका भला होगा। चलो बताओ ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है? जिनका आ रहा है आंसर डायमेंशनली करेक्ट है वो थोड़ी देर तक मेरे साथ रहे, जिनका आ रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो आगे सवाल पे बढ़ सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला बेटा इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इट इज इनकरेक्ट। अब अगर ध्यान दो तो ये पूरा जो पैकेट है ना, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और ये किसका है, ये log x जैसा कुछ आएगा, ये log x जैसा। अच्छा log x क्या आएगा भाई, log x की कोई वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4, log 2 log 3 log 4 इसकी फिक्स वैल्यू आती है ना, कांस्टेंट वैल्यू आती है। और एक कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसी चीज होगी। log x जो आएगा ये डायमेंशनलेस होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि जो LHS है, LHS आपका क्या है, डायमेंशन लेस है भाई, कोई डायमेंशन उसकी नहीं है। आओ जरा RHS की बात करें। अब यहां लिखा है साइन इनवर्स ऑफ a बाई x, a भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस l अपॉन l काटोगे तो 1 आएगा, है ना, 1 एक प्योर कांस्टेंट है। वैसे भी साइन इनवर्स ऑफ थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा क्या आता है, डायमेंशनलेस, और हमको दिख भी रहा है x बाई x यानी l बाई l कट गया, साइन की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो डायमेंशनलेस होगी। तो भाई ये पैकेट तो हो गया डायमेंशनलेस। यहां क्या होगा, 1 अपॉन a। अगर आप RHS को ध्यान से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS निकालना चाहो तो ये हो गया डायमेंशनलेस, बचा क्या, 1 अपॉन a। 1 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l ना, यानी ये कुछ ऐसा आएगा, 1 अपॉन l आएगा, l को ऊपर भेज दो, l टू दी पावर माइनस, अब कान के ऊपर दी। LHS का डायमेंशन तो डायमेंशनलेस आ रहा है, RHS में जो आ रहा है उसका डायमेंशन कितना आ रहा है, l टू दी पावर माइनस 1। क्या RHS डायमेंशनलेस है? नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS डज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, हेंस अब फिर लिखना पड़ेगा आपको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हेंस द अबव इक्वेशन इज, हमने कहा कि ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट, हालांकि फिजिकली भी इनकरेक्ट होती है। ठीक, समझ में आया कैसे इनकरेक्ट आएगा? श्योर, तो इसको याद रखिएगा, LHS का और RHS डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आपने कहा भाई इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। तो देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही वर्बली आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं। उसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट है कोई, और उसने रिलेटिविस्टिक मास का एक फॉर्मूला लिखा, आइंस्टीन थियरी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, एंड ही राइट्स m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। यहां तक तो उसको याद था फॉर्मूला, स्टेटमेंट क्वेश्चन का यही था कि उस बच्चे ने फॉर्मूला लिखा बेटा m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, यहां तक उसको याद था। लेकिन उसके बाद वाले टर्म में वो भूल गया कि इसके बाद क्या लिखना है उसको, क्योंकि इसमें एक टर्म और आता है, आपको बताना था वो टर्म क्या होगा, वो मिसिंग टर्म इस इक्वेशन में क्या है और वो कहां लिखा जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जिसको फॉर्मूला याद है वो तो कर लेगा भाई। m क्या होता है आपका, मास, मूविंग मास जिसको आप कहते हैं, यानी जब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, उस वक्त जो उसका मास होता है वो m है। m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है।
ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम, यही तो था ये फॉर्मूले में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब नीचे कुछ है वो जो गया है वो नहीं बता रहा हूं, बताना है वो कहां होगा। अब अगर देखो नीचे देखो यहां क्या लिखा है, अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है, अगर इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो जो एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला है और जो आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इन दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले को क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अग्री करते हैं, चलो इधर डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, एल, मास ही तो है, सॉरी एल कह रहा हूं, कैपिटल एम हो गया डायमेंशन फॉर्मूला एलएचएस का। इधर आ जाओ, एम नॉट भी क्या है, एक तरीके का रेस्ट मास, यानी बॉडी अब रुकी हुई है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर अच्छा अलग अलग होती है क्या, हाँ बिल्कुल बेटा अलग अलग होती है। जब आप रुके होंगे तो आपका मास कुछ और होगा, जो आप दौड़ते होंगे या मूविंग मास होगा वो कुछ और होगा। और मजे की बात है जब आप बहुत तेजी से मूव करते हैं तब जो मास होता है वो ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, जब आप रेस्ट में होते हैं तब। अभी आएगी बात करेंगे इसको, हम बताएंगे आपको आगे चल के। खैर यहाँ देखो अभी ऊपर रेस्ट मास है, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा, एम डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस। अब जरा सोचो अगर बेटा इस नीचे 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 1 में से भाई 1 क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से कोई दूसरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही माइनस हो सकती है, मानते हैं ना। अगर 1 डायमेंशनलेस है, 1 में से यहां कुछ माइनस कर रहे हो, तो जो माइनस कर रहे हो वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेकिन v मैंने क्या बताया, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायमेंशनलेस होती नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, एल टी माइनस 1, और यहां तो उसका पावर भी बैठ रखा है कितना, 2, यानी ये क्या लिखा है, एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर इसको डायमेंशनलेस होना है तो नीचे कुछ और ऐसा ही टर्म आना चाहिए, तो नीचे कुछ ऐसा ही टर्म आना चाहिए और उसका स्क्वायर आना चाहिए उस टर्म का, तभी तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस 2 करोगे, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 में से 1 माइनस हो सकता है डायमेंशनली, ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो मिसिंग टर्म आपका होता है क्या, कोई क्वांटिटी होगी, फिलहाल आपको पता है स्पीड ऑफ, उसमें बता दिया गया था कि स्पीड ऑफ लाइट मिसिंग है। स्पीड ऑफ लाइट कहां मिसिंग है वो आपको पुट करना था, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहां होनी चाहिए, यानी क्या, सी स्क्वायर। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट भी एक तरीके की स्पीड है, स्पीड भी एल टी माइनस 1 होगा, एल टी माइनस 1 पावर 2 क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये और ये दोनों कट के क्या होंगे, सेम डायमेंशनलेस हो जाएंगे। 1 आएगा डायमेंशनलेस होगा, तो डायमेंशनलेस हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये टर्म आ गया आपका, यानी यहां पर v स्क्वायर अपॉन क्या होना चाहिए, c स्क्वायर होना चाहिए। जब ऐसा आप करोगे तो इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आएगी, चेक कर लो, डायमेंशनलेस हो गया, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर दोनों की दोनों वेलोसिटी है, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से दूसरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी माइनस करोगे फिर से डायमेंशनलेस आएगा, यानी बचेगा इसका डायमेंशन जो बिल्कुल आपस में क्या है, सेम है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। n इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट f बाई m, आपको पैरामीटर्स बता दिए बेटा, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, L is the length of the string, F is the tension force, यानी एक तरीके का फोर्स है, M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। चेक करो इस क्वेश्चन को जो लगा ले जाएगा उसको मैं मान लूंगा कि डायमेंशन एनालिसिस उसको कुछ हद तक अब समझ में आ रही, क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, ध्यान से चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ट्राई कर लीजिए। चले देखो, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, मानते हैं जैसा हम मानते हैं, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एलएचएस और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आरएचएस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले वो निकाले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एलएचएस, एलएचएस का मतलब पहले लिख लेते हैं ऐसे, एलएचएस का मतलब क्या है भाई, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी आपको मैंने कहा था क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ये तो था 1/t, यानी t टू द पावर माइनस 1 हो गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फ्रीक्वेंसी का। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला t टू द पावर माइनस 1। तो अगर इस पूरे पैकेट का भी डायमेंशन फॉर्मूला t टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। ठीक, इधर अगर देखो तो भाई क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ L दिख रहा है, F दिख रहा है, M दिख रहा है, एक साथ लिखे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस इज इक्वल क्या 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा, नहीं, 1/2 तो कांस्टेंट है ना, 1/2 नंबर आएगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा L का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा लेंथ है, L हो गया, अंडर रूट, F क्या है आपका, टेंशन, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वो वाला टेंशन नहीं, ये वाला दूसरा टेंशन होता है। टेंशन मतलब जैसे कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, उस रस्सी को अगर आप एक तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो उस रस्सी में तनाव आता है,
टेंशन तन जाती है ना, स्ट्रेच हो जाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, टेंशन। तो ये मैंने आपसे कहा था फोर्स चाहे जैसा भी हो, फोर्स विल बी फोर्स mLT - 2u का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक, ये हो गया। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब 90% बच्चे इस क्वेश्चन में यही गलती कर देते हैं। आपको जैसे दिखेगा एम, एम मतलब मास, आप खर्च उठा के रख देंगे एम। अभी तो बता रहा हूं क्या गलती करते हैं। पहले एफ को लिखो, रूट है ना, रूट को बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एफ यानी क्या, एम एल टी - 2 और इसकी पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, रूट हो गया। एम बेटा मास पर यूनिट लेंथ है, यानी एम जो दिया गया है वो है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, ये दिया गया है, ना कि केवल एम दिया गया है आपको, मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है। तो मास पर यूनिट लेंथ जब लिखोगे, देखो एम को यहां लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, एम एल -1, यानी कि ये आ जाएगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला एम एल -1 और उसकी पावर 1/2, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात खत्म। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो एम से एम कट जाएगा, यहां क्या बचेगा भाई, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, काटने के बाद लिख रहा हूं, ठीक है। एल टू दी पावर 1/2, टी टू दी पावर -2 और इसकी पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, टी टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई एल टू दी पावर -1/2 हो जाएगा ये, और इंटू एल, यानी एल टू दी पावर 1 इंटू एल टू दी पावर -2, बेसिस से सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, 1 -1/2, एक में से हाफ माइनस करोगे क्या आएगा, हाफ बचेगा, यानी एल टू दी पावर 1/2, इससे ये कट गया, क्या बचा, टी टू दी पावर -1, यानी कि ओवरऑल जो हमारा आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, आरएचएस में क्या मिला हमको, टी टू दी पावर -1, एलएचएस में क्या मिला था, टी टू दी पावर -1। आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला बेटा, टी टू दी पावर -1, यानी कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, सिंस dimension formula of LHS is equals to dimensional formula of RHS, hence the above equation is dimensionally correct। अब अगर इसको आप m पढ़ लेंगे ना तो सवाल गलत हो जाएगा, अगर इसको मास पुट कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अभी इसका प्रॉब्लम डेरिवेशन वाले में भी कराऊंगा, डेराइव वाले में सवाल कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। कंप्लीट कर लो, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलो इस क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, ये आपसे पूछा भी गया है कंपटीशन में एक बार, करेक्शन चेक करना है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन dv/dt इज इक्वल्स टू पाई pr टू द पावर 4/8 ईटा इनटू l। dv/dt आपको बताया गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। P is called pressure head, it is nothing, it is just a pressure। R to the power 4, R is the radius of the capillary tube। अब capillary tube क्या होता है जरा एक बार जान लीजिए, जैसे capillary tube आप कह सकते हो ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, यानी कि बहुत पतली रेडियस, मतलब सोच भी नहीं सकते, जो आपके हेयर है ना, इसका जो रेडियस ना इससे भी कम, इतनी पतली रेडियस की एक ट्यूब जो होती है उसी को आप कहते हैं क्या, कैपिलरी ट्यूब। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। कहाँ यूज होती है, जैसे कॉटन की विक, कॉटन विक, रुई की बत्ती पूजा करते हैं आप कभी कभी, कॉटन की विक को आप ऑयल के अंदर डिप कर देते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, वो ऑयल अपने आप उस एंड से दूसरे एंड तक उस कॉटन की विक के पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो जो कॉटन की विक है ना, उसमें बहुत पतले 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 रेशे होते हैं, बहुत पतले पतले रेशे होते हैं, उन्हीं रेशो वाली जो ट्यूब होती है जिसके थ्रू ऑयल एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिलरी ट्यूब। अब सोचिए कितने फाइन बोर्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। खैर, तो आर उस ट्यूब की रेडियस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यानी ईटा, यानी जो फ्लूइड उस ट्यूब से फ्लो कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, ईटा है। एल इज द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अब आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक। मैं बता देता हूं क्योंकि शायद पहली बार आप कर रहे होंगे इस चीज को। ये सबसे बड़ी चीज है बेटा, ये क्या है, dv/dt। इसको पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। dv/dt का मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब कि कोई एक ऐसी पाइप होगी, ट्यूब होगी जिससे लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैसे पता चलेगा, इसका मतलब कि कितना वॉल्यूम वाटर या वो फ्लूइड पर सेकंड फ्लो कर रहा है, ठीक है। मींस जो dv/dt है वो है क्या, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, मींस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना पानी का वॉल्यूम उस ट्यूब से निकल जा रहा है, दैट इज dv/dt।
अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये समझना था बस कि dV by dt मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू द ट्यूब पर सेकेंड। इसका ये मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेट मतलब क्या भाई, कितना तेजी से कितना स्लोली निकल रहा है। तो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ना वॉल्यूम कितना निकल रहा है पानी का एक सेकंड में। भाई हो सकता है कि किसी एक ट्यूब से एक सेकंड में बहुत ज्यादा पानी निकल रहा हो, वॉल्यूम ज्यादा पानी का निकल रहा होगा, यानी उसका रेट क्या है, पानी का ज्यादा है। और हो सकता है किसी ट्यूब से एक सेकंड में पानी का अमाउंट कम निकल रहा होगा, तो ये वहां पे फ्लूइड का रेट क्या है, कम है। ठीक, चलो तो चेक करें भाई, जैसे मैंने आपसे कहा dV by dt पे, तो अगर ये इक्वेशन सही है तो भाई गिजा-पीटा सा तरीका है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS पहले सॉल्व करते हैं। LHS मैंने आप बताया बेटा वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम, यानी टाइम t हो गया। तो वॉल्यूम का मतलब क्या बेटा, L क्यूब, और t की पावर -1 ऊपर चला गया, यानी t टू द पावर -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। LHS का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका L क्यूब t टू द पावर -1। अब और RHS निकालें। RHS अगर आप लेते हैं तो RHS में क्या क्या दिख रहा है आपको, पाई। क्या पाई का कोई डायमेंशन होता है, नहीं, डायमेंशनलेस होता है। P प्रेशर हेड है, मैंने कहा एक तरीके का प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ml-1 t-2 r। मैंने कहा रेडियस ऑफ द ट्यूब है, रेडियस हर कीमत की एक लेंथ होगी, यानी l टू द पावर 4। ईटा मैंने कहा बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नो, डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी बता दे रहा हूं, बट बात के लिए याद रखिएगा, अपने आप से आपको याद करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत पूछ जाती है, ml-1 t-1 एंड l इज अगेन व्हाट, l। एक l से एक l कट गया, m से m कट गया, l-1 से l-1 कट गया। सॉल्व करो, क्या बचेगा, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS इज इक्वल्स टू, यहां क्या बच रहा है, t टू द पावर -2, यहां क्या बच रहा है, l टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहां क्या बच रहा है बेटा, t टू द पावर -1। l तो कट ही गया था, t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो t टू द पावर -2 और t टू द पावर +1 क्या बचेगा, t टू द पावर -1, यानी क्या आ गया ये l क्यूब t टू द पावर -1। अब वही स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस LHS देखो, LHS में l की पावर 3, RHS में भी l की पावर 3, LHS में t की पावर -1, RHS में भी t की पावर -1, यानी कि LHS और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS is equals to dimensional formula of RHS, hence the above equation is dimensionally correct। ठीक, अब देखो अलग अलग बुक्स में बेटा इस क्वेश्चन को अलग अलग दिया गया। जैसे ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया, π/8 pr टू द पावर 4 अपॉन ईटा इनटू l, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको पॉइजलीज इक्वेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या है ये, पॉइजलीज इक्वेशन है। ठीक, अब प्रदीप या दूसरी कंपटीशन की बुक्स में इस क्वेश्चन को दूसरी तरह दिया गया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है डायमेंशन एनालिसिस की, ये हो गया सबका। देखो मैं इसको रब कर देता हूं, जो बाकी बुक्स में दिया गया है कंपटीशन की, उसमें इस क्वेश्चन को ऐसे दिया गया है, dv by dt is equals to k p r to the power 4 eta into l। अब देखो ये जो k है, ये k है क्या भाई, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को जब आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो इस k को तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट मानते थे आप। ये k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहां पर इस k की वैल्यू कितनी दी गई है, π/8 दी गई है। तो अब इस इक्वेशन में इस k की जगह पे हमें नहीं पता कि π/8 है या π/9 है या 3π/8 है या 3π/4, कुछ भी हो सकता है ना। ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यही है लिमिटेशन, यही है प्रॉब्लम डायमेंशन एनालिसिस की, कि डायमेंशन एनालिसिस की मदद से अगर आप किसी फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं तो डायमेंशनली तो करेक्ट वो आ जाएगा, लेकिन जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूज हो जाता है, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट का कैसा पैरामीटर है, हम उसके बारे में कुछ श्योर नहीं है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन मतलब कमी नहीं है, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, ये कमी नहीं है इसकी। देखो लिमिटेशन और ड्रॉबैक बेटा बहुत अंतर होता है। लिमिटेशन का मतलब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन की मदद से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये उसकी कमी थोड़ी है, ड्रॉबैक नहीं है, इट इज कॉल्ड व्हाट, लिमिटेशन। और अगर समझना लिमिटेशन ड्रॉबैक में तो कह सकते, जैसे मान लो आप हैं, आपसे मैंने कहा भाई आप क्लास 10th या क्लास 12th किसी क्लास 11th के स्टूडेंट है, मैं आपसे को 100 kg का एक वेट लिफ्ट करूं। अब कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे भाई, तो जो नहीं कर पाएगा क्या कहेंगे, ये उसकी कमी है। अरे तो औकात के बाहर की बात है भाई साहब, इंसानों के लिए, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए 100 kg 150 kg का वेट लिफ्ट करना नॉर्मल नहीं है।
तो इट इज नॉट योर ड्रॉबैक, इट इज योर लिमिटेशन। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं है। हाँ 40 50 30 40 किलो तक का वेट आराम से उठा सकते हो आप, नहीं 100 kg आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज योर लिमिटेशन। आपकी कुछ बाउंड्रीज, उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं आ सकते। तो डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसी होगी, इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, अभी लास्ट में जब तीनों एप्लीकेशन बता देंगे तो मैं लिमिटेशन आपको नोट डाउन कराऊंगा। ठीक, बट एक एक करके जानते रहिए क्या प्रॉब्लम आती है डायमेंशन एनालिसिस पे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सवाल बहुत बढ़िया बेटा। आपको एक बुक में क्वेश्चन लिखा गया, जो मैं स्टेट कर दे रहा हूं बुक में क्या लिखा गया था। उसमें लिखा गया था किसी बुक में डिस्प्लेसमेंट की कुछ इक्वेशन लिखी गई थी। आपको बताना है इन सारी इक्वेशन में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इक्वेशन क्या क्या लिखी गई मैं एक बार रिटर्न कर दे रहा हूं। y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल टी। दूसरा है y इज इक्वल्स टू a sin vt। तीसरा है y इज इक्वल्स टू a बाई कैपिटल टी इंटू साइन t बाई a। चौथा है बेटा y इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 2 विद इन ब्रैकेट साइन 2 पाई इंटू t अपॉन कैपिटल t प्लस कॉस 2 पाई इंटू t बाई कैपिटल t। जहां पर आपको कहा गया है a एक तरीके की डिस्टेंस है, t एक टाइम है और v क्या है, वेलोसिटी है। आपको पहचानना है इसमें कौन सा इक्वेशन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, ट्राई करो। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। और क्वेश्चन हमेशा इस बात को ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को हमेशा जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पहले कराता हूँ थ्योरी बाद में बताता हूँ। आपको थ्योरी पहले बताई जाती है फिर क्वेश्चन कराया जाता है। जो भी क्वेश्चन यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ उसको पॉज करके ट्राई किया करो। और ट्राई भी आप लोग का पेशेंट बहुत जल्दी जवाब दे देता है। ऐसा क्यों है भाई, थोड़ा सा टाइम दिया करिए। देखिए क्या है ना कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को अगर आप जूझेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे नहीं, तो क्वेश्चन आपसे फिर दूर भाग जाएगा। टाइम दीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, जैसे मान लो नीट है, जेई मेंस है, इनके कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वो जेई का बंदा आपको टाइम देता है ना क्वेश्चन को। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे आपको 2 से 3 मिनट मिलते हैं। जेई वगैरह की एग्जाम में बैठो तो 3 मिनट का एवरेज ले लो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का टाइम देना है फॉर सिलेक्शन, नॉट फॉर द टॉप करने के लिए टाइम बहुत कम रहता है। बट मैं सिलेक्शन की बात बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो एक सवाल के लिए 3 मिनट आपको देता है। जेई आपको 3 मिनट दे रहा है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या किसी भी, जितने सवाल मैंने अभी तक आपको कराया, चाहे वो डिफरेंशिएशन का रहा हो, चाहे इंटीग्रेशन का रहा हो, चाहे वो यूनिट का रहा हो, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रहा हो, कितने सवालों को आपने पॉज करके 3 मिनट दिया और 3 मिनट में ईमानदारी से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की? नहीं किया होगा। बहुत कम लोग होंगे जो किया होगा। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा दैट इज नॉट एन इश्यू यार। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आंसर आपके आ रहे नहीं, ये मुद्दा नहीं है। सिलेक्शन या सक्सेस यहां से नहीं मिलती, दिमाग से नहीं मिलती, वो मिलती है टेम्परामेंट से। आपके अंदर टेम्परामेंट कैसा है, क्या आपसे सवालों के अंदर या सवालों के अंदर घुसने का टेम्परामेंट है कि नहीं आपके पास, क्या सवालों के पीछे भागने का टेम्परामेंट है कि नहीं आपके पास। That temperament makes you confident, makes you a successful person, not your brain. ब्रेन का तो बहुत थोड़ा सा रोल प्ले होता है बेटा। ये आपका टेम्परामेंट है, आपकी लड़ने की ताकत है। मैं आपसे कह रहा हूं जेई आपको 3 मिनट देता है एक सवाल के लिए और आप 3 सेकंड भी एक सवाल को नहीं देते। सवाल देखा, अरे नहीं आ रहा, अभी देख लेते सोल्यूशन क्या है। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। आपको उन क्वेश्चंस के पीछे भागना पड़ेगा। क्वेश्चन से नहीं भागना, क्वेश्चन के पीछे भागना है। और न्यूमेरिकल ऐसी चीज है, जब तक आप न्यूमेरिकल लगाएंगे नहीं तब तक आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे अपने अंदर। आपको बहुत अच्छी थ्योरी आती है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फायदा क्या है यार उन कॉन्सेप्ट का अगर आप उसको अप्लाई न कर सको। आपके घर में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हुए हैं, बहुत पैसे भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो, पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करना है। आपके देश के पास बहुत बड़े बड़े संसाधन, रिसोर्सेज, बहुत बड़ी बड़ी राइफल्स, बहुत बड़े बड़े एयर के, या आप कह सकते हो नेवल एकेडमी में या एयर एकेडमी बहुत बड़े शस्त्र अस्त्र और रखे हो, बहुत बड़े बड़े वेपन्स हो, इस्तेमाल ही नहीं करना आता, क्या फायदा? अपने आप को बचा पाएंगे आप? तो अगर फिजिक्स में अपने आप को बचाना चाहते हो तो सवालों के पीछे जूझना सीखो। आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, वो तो टेंशन मत लो, सवाल का काम है। लगाओ तो पहले 5-6 मिनट 7 मिनट दो तो उस सवाल को, तो पहले इस सवाल के पीछे 5-6 मिनट दो, नहीं आता है तब फिर आप आगे के वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलो और इस क्वेश्चन करो, सॉल्व करें भाई।
तो हमें ये चेक करना है भाई कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। मैंने कहा y डिस्प्लेसमेंट होती है, y इज अ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके की लेंथ, a भी एक डिस्टेंस दी गई, t टाइम दिया गया है, v क्या दिया गया, वेलोसिटी दिया गया है। अब अगर इस इक्वेशन को करेक्ट होना है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वही एलएचएस का डायमेंशन फार्मूला और आरएचएस का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि एलएचएस का डायमेंशन फार्मूला हमेशा क्या आने वाला है, एलएचएस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, जो डायमेंशन फार्मूला y का होगा, y कहा गया डिस्प्लेसमेंट है, यानी क्या आएगा, हमेशा कैपिटल एल आएगा। ये चीज श्योर हो गई। ठीक, अब आओ आगे बात करते हैं। ये क्या लिखा गया है, a sin 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी लिखा गया। अब मैंने आपसे कहा था बेटा, इस फिर से बोल दे रहा हूं, फिर से सुन लो, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। अगर एंगल डायमेंशनलेस होता है तो इस पूरे टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो यूनिट आती भी है कोई भी, मान लो यूनिट कोई आ रही है तो कैसे आनी चाहिए, रेडियन आनी चाहिए। एंगल नहीं होता है और सॉरी एंगल का डायमेंशनलेस होती है एंगल, और यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है अभी चेक कराते हैं। इधर देखो, मैंने कहा टी क्या है, टाइम है, टी टाइम है ना, टी टाइम है, टाइम पीरियड भी टाइम है, टाइम अपॉन टाइम कट गया, ये हट गया, क्या बचेगा 2 पाई। अब साइन ऑफ 2 पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट आएगा, साइन 2 पाई मतलब साइन 360, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। साइन 0 होता है, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई जो चीज निकालते हो इसकी प्योर वैल्यू आती है, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस पूरे इक्वेशन में ये हो गया डायमेंशनलेस, साइन 2 पाई टी अपॉन टी डायमेंशनलेस हो गया। बचा क्या, केवल a, और a क्या बताया गया है, डिस्टेंस बताया गया है। तो a भी डिस्टेंस है, y भी डिस्टेंस है, यानी इस पूरे इक्वेशन में अगर आप बात करोगे फर्स्ट वाले में तो एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा, केवल एल आएगा। किसकी वजह से, ए की वजह से, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया बेटा। और डायमेंशन लेस होने की वजह से इसको हटा दिया, केवल ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है एल, हमको दिख गया। आरएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला, एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए पहली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलो दूसरा देखो, ये क्या कहा गया है भाई। अब इसमें भी तो एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा, क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, एक तरीके की लेंथ। आरएचएस की बात करो, ये अंदर क्या लिखा गया, देखो वीटी लिखा गया है। वी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी माइनस वन आएगा। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन इंटू टी, टी से टी चला जाएगा, क्या बचेगा एल। क्या ये डायमेंशनलेस आया, अंदर कुछ आ रहा है ना, लेंथ आ गया। अंदर जो बच रहा है साइन वीटी की वैल्यू क्या है, एक तरीके की लेंथ है। अब दो प्रॉब्लम है, पहली चीज ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, बट है नहीं, देखो लेंथ घुस गया इसके अंदर। दूसरी चीज यूनिट देखो, ये यूनिट क्या आनी चाहिए, रेडियन आनी चाहिए। यहाँ क्या है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मतलब कि इस इक्वेशन में ये डायमेंशनलेस होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो यूनिट है या तो डायमेंशनलेस हो, या यूनिट क्या आनी चाहिए बेटा, अंदर जो थीटा है उसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, रेडियन। यहाँ यूनिट क्या आ जा रही, मीटर आ जा रही, लेंथ बच जा रहा है। हाँ, अगर ये ऐसा हो जाता अपॉन एल, तो वीटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, एल डिवाइडेड बाई एल, तो एल से एल कट जाता, वन बचता, वन प्योर कांस्टेंट होता, रेडियन हो जाता, और ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस हो जाता। ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ पर लेंथ बच जा रहा है, यूनिट रेडियन नहीं आ रही। दो चीजें ध्यान रखनी है, तो डायमेंशनलेस भी होना चाहिए और यूनिट भी क्या आनी चाहिए, रेडियन आनी चाहिए। क्योंकि आपको एंगल पता है, एंगल डायमेंशनलेस तो होता है लेकिन यूनिटलेस नहीं होता। यहाँ पे देखो एल बच जा रहा था, डायमेंशनलेस भी नहीं हो रहा था, मीटर यूनिट बच जा रही थी, रेडियन नहीं आ रही थी, इसलिए। ठीक, थर्ड देखो, इसमें देखो, अब इसमें दो जगह प्रॉब्लम है। यहाँ देखो टी है, टी क्या है, एक तरीके का टाइम, तो यहाँ निकालोगे तो टी हो गया इसका, और ए क्या है, एक तरीके डिस्टेंस से क्या आ जाएगा, एल माइनस वन टी। फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ये डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, यूनिट नहीं आ रही, रेडियन नहीं आ रही, यूनिट इसकी कुछ मीटर। देखो लेंथ की क्या हो गई, पर मीटर सेकेंड, यानी सेकेंड पर मीटर यूनिट आ जा रही है अंदर, जो ये एंगल अंदर बैठा हुआ है। दूसरी चीज यहाँ देखो, ए अपॉन टी, ए क्या है, डिस्टेंस, ए हो गई क्या, डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम हो गया क्या, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, केवल एल होगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ए मतलब एल, टी मतलब टी माइनस वन, एल टी माइनस वन यहाँ बच रहा है, ये भी रेडियन नहीं आ रहा है, तो ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, फिर इसको देखो ए रूट टू। अब अंदर देखो, इसको चेक कर लो पहले, टी बाई टी कट गया, क्या बचेगा, कॉस टू पाई, कॉस टू पाई प्योर कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कॉस टू पाई प्योर कांस्टेंट वैल्यू, कोई डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। साइन 2 पाई बाई टी, टी से टी कट जाएगा, साइन 2 पाई प्योर कांस्टेंट आएगा, प्योर कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। बचा क्या बेटा,
a√2 में √2 क्या है, डायमेंशनलेस है, नंबर है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, बचाएगा केवल a क्या है आपकी डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l हो गया, तो इधर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS भी l, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS भी l, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली और फोर्थ इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी, सेकंड और थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कर जा रही है, रेडियन में यूनिट नहीं आ रही थी और डायमेंशन लेस नहीं हो रहा था। यहाँ पर देख रहा है तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा। ठीक, आई थिंक इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते करेक्टनेस चेक करने के, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम इतने टाइप के बन सकते हैं। ठीक, फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन टाइप बचा तो नहीं। फिलहाल ऐसा कुछ बेटा दिख नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन टाइप बचा हो। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की आपको इसमें। अच्छे सवाल इसके बाद वाले मॉड्यूल बनेंगे जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और होम एग्जामिनेशन बहुत पूछे जाते हैं, फॉर्मूले डिराइव करने के कि इस चीज में फॉर्मूला कैसा होगा उस पर सवाल बढ़िया बनते। ठीक, इस मॉड्यूल में फिलहाल इतनी बातों को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट मॉड्यूल जब लेके आएंगे तो उसको जरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उससे सवाल आपको मिलने 101% श्योर है। यहां से भी मिलेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया वहां से मिलेगा, और फिर सेकंड मॉड्यूल मिलेगा। थर्ड वाला कन्वर्जन वाला जो है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वो सवाल नहीं आता। तो आई थिंक एक मॉड्यूल ये हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दूसरा मॉड्यूल हो गया था। एक मॉड्यूल और लूंगा बस, वही जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन का, दोनों को एक ही एप्लीकेशन में एक ही मॉड्यूल में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, इतनी बातों को पढ़ लीजिए। कुछ फॉर्मूले देके जा रहा हूं, चेक करना सही है कि गलत है। जैसे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा आप। F इज इक्वल टू mv²/r³, m मास, v इज वेलोसिटी, r इज डिस्टेंस, f इज फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू g r सिग्मा माइनस रो, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r या रेडियस कह सकते हो आप, सिग्मा और डेंसिटीज है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, t is equals to pi under root r cube by gm, r is the radius of the planet, g is the universal gravitational constant, m is the mass of the planet। इन तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्वेश्चन सही है या गलत है। मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए आपसे कि whether this equation is correct or not। ठीक, इतनी बातों पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेकंड एप्लीकेशन। टिल देन मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।